देखिए, लिखने वाली अपनी तकदीर टूटी कलम से भी लिख देते हैं। देखिए, आज है 22 दिसंबर का दिन और आज की वीडियो में टोटल 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे। देखिए, आज के सभी प्रश्न बहुत ही सिलेक्टिव हैं आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। लेकिन इससे पहले बता दूं, देखिए जो हमारा वार्षिकांक है इसका सीरीज चले जा रहा है और अब तक मैंने लगभग 17 वीडियो अपलोड कर दिया है। आज 18, 19 और 20 तीन पार्ट में अपलोड करूंगा, तो इन तीनों को देख लीजिएगा। और धीरे-धीरे करके जो है मुझे लगता है कि 4-5 दिन में तो आपका पूरा सीरीज़ खत्म हो जाएगा, ठीक है? और ये जो लोग ना वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पहला प्रश्न हमारा है कि प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए, जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम ने अभी हाल ही में प्रो कबड्डी लीग 2022 के फाइनल मुकाबले में पुनेरी पल्टन की टीम को 33-29 के अंतर से हराकर जो है जीत हासिल की है, यानी कि फाइनल मुकाबला जीत लिया है। देखिए, खास बतौर जो आपका प्रो कबड्डी लीग 2022 था, इसका जो फाइनल मैच था ये मुंबई के एसवीपी स्टेडियम में खेला गया था। और देखिए, जो आपका जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम जो आपका है, इसको विजेता के रूप में कुल 3 करोड़ रुपए और रनअप टीम को जो है कुल 1 करोड़ 80 लाख रुपए की धनराशि जो है दी गई। तो इसको याद रखिएगा। और देखिए, यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे आंकड़े हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे प्रो कबड्डी लीग से संबंधित, तो सबको मैं डिटेल में बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जो आपका प्रो कबड्डी लीग 2022 का सीजन था, ये 7 अक्टूबर 2022 को शुरू हुआ था और 17 दिसंबर 2022 को ख़त्म हुआ है। और देखिए, ये टूर्नामेंट डबल राउंड रॉबिन एंड प्ले ऑफ फॉर्मेट में खेला गया था। देखिए, कभी कभी कौन सा मैच किस फॉर्मेट में खेला गया ये पूछा जाता है। तो जो आपका प्रो कबड्डी लीग 2022 था, ये जो है डबल राउंड रॉबिन एंड प्ले ऑफ फॉर्मेट में खेला गया था और टोटल 12 टीमें इसमें शामिल थीं। ये 12 टीमें कौन थीं? देखिए, प्रो कबड्डी लीग की जो 12 टीमें थीं, सबके नाम मैं आपको बताऊंगा और इसके ओनर का नाम। देखिए, सभी टीमों के ओनर का नाम बस याद रखिएगा। बस जो टीम जीती है और जो टीम जो है रनअप रही है उसका नाम याद रख लीजिएगा, उसके ओनर का, ठीक है? तो देखिए, जो आपका बंगाल वॉरियर्स है इसके ओनर हैं किशोर बियानी। इनका नाम तो खैर पूछा नहीं जाएगा। मैंने आपको बताया कि मैं पहले आपको टीमों के नाम बता देता हूँ। तो देखिए, जो 12 टीमें थी इनमें पहला टीम था बंगाल वॉरियर्स का, दूसरा बेंगलुरु बुल्स का, तीसरी टीम थी दबंग दिल्ली, चौथी थी गुजरात जायंट्स, पांचवी थी हरियाणा स्टीलर्स और अगली टीम थी आपकी जयपुर पिंक पैंथर्स जो कि विजेता भी है। और देखिए, जयपुर पिंक पैंथर्स टीम अभिषेक बच्चन की टीम है, ठीक है, जिसके कैप्टन सुनील कुमार थे और इसके हेड कोच थे संजीव कुमार बालियान। तो इसको नोट कर लीजिएगा कि जो प्रो कबड्डी लीग 2022 की विजेता टीम है जयपुर पिंक पैंथर्स, इसके ओनर हैं कौन? अभिषेक बच्चन, फिल्म अभिनेता अभिषेक बच्चन, और इसके कैप्टन थे सुनील कुमार और हेड कोच थे संजीव कुमार बालियान। और देखिए, अगली टीम जो आपकी रनअप रही पुनेरी पल्टन, ठीक है। तो पुनेरी पल्टन जो है इसके 3 ओनर हैं। पहले का नाम है राजेश हरिकिशन दास दोषी और दूसरे का नाम है सुमन लाल बाबूलाल शाह और तीसरे का नाम है नाल्ले पिल्ले रामास्वामी सुब्रमण्यन, ठीक है। और जो आपका पुनेरी पल्टन की टीम थी इसके कैप्टन थे फाजिल अतरा चली और इसके हेड कोच थे बीसी रमेश। और अगली टीम हमारी थी तमिल थलाइवास और नेक्स्ट टीम थी आपकी तेलुगु टाइटंस और अगली टीम थी मुंबई यू मुंबा और आखिरी यानी कि 12वीं टीम थी यूपी योद्धा। तो ये सारी टीमें थी, इन सब ने पार्टिसिपेट किया था। लेकिन यहाँ पे पुनेरी पल्टन और जो आपका जयपुर पिंक पैंथर्स है, ठीक है, इन दोनों की डिटेल्स को याद रखेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। देखिए, मैंने आपको प्रो कबड्डी लीग के बारे में बताया था कि 7 अक्टूबर से 17 दिसंबर तक ये चला था और इसमें चैंपियन रही थी जयपुर पिंक पैंथर्स और दूसरी बार जो है जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम ने जो है प्रो कबड्डी लीग का खिताब जीता है। देखिए, टोटल 137 मैच खेले गए थे इस लीग में और देखिए, इसमें इस लीग में सबसे अधिक रेड पॉइंट अर्जुन देसवाल को 296 मिले थे और सक्सेसफुल रेड भी इनको 296 मिले अर्जुन देसवाल को ही, जो कि जयपुर पिंक पैंथर्स टीम के खिलाड़ी थे। और मोस्ट टैकल पॉइंट जो है ये आपके अंकुश ने दर्ज किया 89 और सक्सेसफुल टैकल जो है इंडिया अंकुश मतलब इंडिया यहाँ लग गया है, तो अंकुश ने किया था जो है 84, ठीक है, जो कि जयपुर पिंक पैंथर्स टीम के मेंबर थे। तो ये था प्रो कबड्डी लीग 2022। और दूसरा प्रश्न हमारा है कि हाल ही में किस संस्था ने कोयला 2022 विश्लेषण और 2025 तक का पूर्वानुमान शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया? तो देखिए, इस रिपोर्ट को इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने जारी किया है, याद रखिएगा। जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है इसने कोयला 2022 विश्लेषण और 2025 तक का
पूर्वानुमान शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया है। देखिए, जो आपका कोयला 2022 विश्लेषण और 2025 तक का पूर्वानुमान रिपोर्ट है, इस शोध में कहा गया है कि वैश्विक कोयले की खपत 2022 में सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचने की उम्मीद है, जो कि ज़्यादातर भारत, यूरोपियन यूनियन और कुछ हद तक चीन में कोयला बिजली के विस्तार से प्रेरित है। देखिए, चीन, भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में कोयले के उपयोग में सबसे बड़ी वृद्धि देखने को मिली है और वर्ष 2022 में वैश्विक कोयले की खपत 1.2% बढ़ने की उम्मीद है, जो कि एक साल में पहली बार 8 बिलियन टन से ऊपर है। देखिए, कोयला ही हमारे जीवन का आधार बना हुआ है, क्योंकि बिजली वगैरह मोस्टली जो है कोयले से ही बन रही है। ठीक है। और तीसरा प्रश्न है कि किस देश ने शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया? तो देखिए, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स को लॉन्च किया है भारत ने। और आपको बता दूं, अपने वर्तमान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नेतृत्व के दौरान भारत ने शांति सैनिकों के खिलाफ अत्याचारों के लिए उत्तरदायित्व का पालन करने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स बनाया है। देखिए, भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, इन्होंने घोषणा की है कि नई दिल्ली में जल्द ही एक डेटाबेस होगा जो कि शांति सैनिकों के खिलाफ सभी अत्याचारों का रिकॉर्ड करेगा। और देखिए, इस समूह के सह-अध्यक्ष भारत, बांग्लादेश, मिस्र, फ्रांस, मोरक्को और नेपाल हैं। देखिए, भारत जो है संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में सबसे महत्वपूर्ण सैन्य योगदानकर्ताओं में से एक है, जिसने ड्यूटी के दौरान कुल 177 शांति सैनिकों को अब तक खो दिया है। तो याद रखिएगा, शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए भारत ने हाल ही में ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स को लॉन्च किया है। चौथा प्रश्न हमारा कि राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद के द्वारा ए ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय कौन सा है? तो देखिए, जो आपका गुरु नानक देव विश्वविद्यालय है, जो कि पंजाब में स्थित है, ये जो है आपका राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद के द्वारा ए ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का ओनली वन यानी कि केवल एक विश्वविद्यालय है। ठीक है। देखिए, जो आपका गुरु नानक विश्वविद्यालय है, ये आपका अमृतसर में स्थित है, पंजाब के। ठीक है। और इसने राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद ग्रेडिंग में कुल 3.85 अंक के साथ ए ग्रेड प्राप्त किया है और ए ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का ये पहला विश्वविद्यालय बन गया है। ठीक है। अगला है कि भारतीय नौसेना के द्वारा लॉन्च किए गए एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट के पहले जहाज का क्या नाम है? तो देखिए, इस जहाज का नाम है INS अरनाला। ठीक है। तो भारतीय नौसेना के द्वारा लॉन्च किए गए एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट के पहले जहाज का नाम है INS अरनाला। देखिए, जो आपका एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट है, इसका पहला जहाज INS अरनाला 20 दिसंबर 2022 को भारतीय नौसेना के लिए कट्टुपल्ली, चेन्नई में लॉन्च किया गया। ठीक है। और देखिए, इस जहाज के लिए 29 अप्रैल 2019 को रक्षा मंत्रालय और जो आपका कोलकाता का गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड है, इसके बीच में 8 जहाज़ों के लिए जो है निर्माण के लिए समझौता हुआ था। तो अभी हाल ही में इसका एक जहाज मिल गया है, जिसका नाम INS अरनाला है। ठीक है। छठवां प्रश्न कि हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड को जो है लॉन्च किया। इस ब्रांड का क्या नाम है? तो देखिए, इस ब्रांड का नाम कल्याणी फेरेस्टा है। ठीक है। तो कल्याणी फेरेस्टा क्या है? ये भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड है। ग्रीन स्टील ब्रांड का मतलब होता क्या है? देखिए, स्टील को बनाने में बहुत सारा पेट्रोलियम ईंधन लगता है, लेकिन इस ग्रीन स्टील ब्रांड को बनाने में जो है ऐसा नहीं किया गया है। इसको जो है नेचुरल, जो हमारे एक तरीके का रीन्यूएबल एनर्जी जो है उसके सहयोग से, उसकी सहायता से उसको बनाया गया है। तो है क्या, इसको हम थोड़ा सा सरल शब्दों में जानेंगे। देखिए, जो आपका ये ग्रीन स्टील ब्रांड है, इसका निर्माण पुणे स्थित कल्याणी समूह के द्वारा किया गया है। और जो आपका ये ग्रीन स्टील ब्रांड यानी कि हरित स्टील ब्रांड है, इससे स्टील इंडस्ट्रीज में स्टील बनाने में कार्बन उत्सर्जन को कम होने से पर्यावरण में प्रदूषण कम होगा। और जो आपका ग्रीन स्टील ब्रांड है, इसको नवीकरणीय ऊर्जा से बनाने के कारण स्टील निर्माण के लिए कच्चे तेलों की अन्य देशों पर भारत का निर्भरता भी कम होगा। देखिए, आपने कई सारे वीडियोस में यूट्यूब वगैरह देखा होगा कि जब बर्तन बनाते हैं हम, ठीक है, तो उसको एक नया शेप देने के लिए बहुत सारी मशीनें चलाते हैं। मशीनों को चलाने के लिए हम ईंधन यूज़ करते हैं और जब ईंधन यूज़ होगा मशीन में, तो उसमें कार्बन का इमिशन यानी कार्बन भी वो मशीन छोड़ेगा, धुआं निकलेगा, तो इससे पॉल्यूशन होगा। तो अब उसके लिए जो है मतलब इन मशीनों को चलाने के लिए देखिए, अगर हम सोलर पैनल यूज़ करें, ठीक है, किसी भी मोटर मशीन को चलाने के लिए, तो सोलर पैनल एक रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स हो गया। तो सोलर पैनल से चलने वाली मोटर्स में जो है हमें पेट्रोलियम ईंधन का यूज़ नहीं करना पड़ेगा और फिर क्या होगा, धुआं वगैरह निकलेगा नहीं, पॉल्यूशन कम होगा। ठीक है। तो कुछ इसी प्रकार से इस ग्रीन स्टील ब्रांड को बनाया गया है, जिसका नाम है कल्याणी फेरेस्टा।
सातवां कि हाल ही में किस देश ने इंडियन पावर मार्केट से बिजली की आपूर्ति के लिए पीटीसी इंडिया के साथ साझेदारी की है? तो देखिए जो आपका भूटान देश है इसने इंडियन पावर मार्केट से बिजली की आपूर्ति के लिए पीटीसी इंडिया के साथ साझेदारी की है। और देखिए भूटान ने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ड्रक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन के जरिए भारतीय बिजली बाजार से बिजली खरीद का एक करार किया है और इस समझौते के तहत भूटान को 600 मेगावाट बिजली की आपूर्ति की जाएगी। देखिए पीटीसी इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक राजीव मिश्रा ने कहा है कि भूटान को ठंड के दौरान बढ़ी हुई बिजली की ज़रूरतें पूरी करने के लिए ये बिजली खरीद समझौता करना पड़ा है। और देखिए ये समझौता दक्षिण एशिया में ऊर्जा सुरक्षा के लिए क्षेत्रीय बिजली बाजारों को सशक्त बनाने के पीटीसी के प्रयासों को आगे बढ़ाता है। और आठवां प्रश्न हमारा है कि स्मार्ट सिटीज मिशन ने डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 में कौन सा पुरस्कार जीता? तो देखिए अभी हाल ही में प्लेटिनम आइकॉन अवार्ड दिया गया है किसको? डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 में स्मार्ट सिटीज मिशन को। स्मार्ट सिटी मिशन जो है ये आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय का एक मिशन है। देखिए स्मार्ट सिटी मिशन आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने अपने प्रयास जिसका नाम है डेटा स्मार्ट सिटीज एम्पावरिंग सिटीज या वाया डेटा, तो इसी के लिए जो है डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 में प्लेटिनम आइकॉन अवार्ड जीता है। और देखिए इस पुरस्कार की घोषणा डेटा शेयरिंग एंड यूज पर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेडी में मिला है स्मार्ट सिटीज मिशन को। और 13वां विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय बैठक 2024 जो है इसकी मेजबानी करेगा यूनाइटेड अरब अमीरात। देखिए 26 फरवरी 2024 को संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में 13वां विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय बैठक 2024 जो है ये आयोजित होगा, इसको नोट कर लीजिएगा। और देखिए इसके अलावा अभी जो 12वीं इस साल जो है जो 12वीं मंत्री स्तरीय सम्मेलन था WTO का, ये 12 जून से 17 जून तक स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित किया गया था। तो अभी वर्तमान में याद रखेगा कि 2022 में जो 12वां विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय बैठक था ये 12 से 17 जून तक स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित किया गया था। लेकिन जो आपका 2024 में 13वां विश्व व्यापार संगठन का मंत्री स्तरीय बैठक होगा ये संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में 26 फरवरी को आयोजित होगा। तो देखिए 2024 के करंट अफेयर को आपने अभी तैयार कर लिया है जस्ट। और 10वां प्रश्न है कि अभी हाल ही में एक स्थान पर कृषि मंत्रालय ने बाजरा खाद्य महोत्सव का आयोजन किया। तो देखिए संसद में कृषि मंत्रालय ने बाजरा खाद्य महोत्सव का आयोजन किया था। देखिए बाजरा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कृषि मंत्रालय के द्वारा 20 दिसंबर को संसद में बाजरा खाद्य उत्सव का आयोजन किया गया था। देखिए मिलेट फूड फेस्टिवल के दौरान संसद भवन परिसर में संसद सदस्यों को मिलेट और व्यंजनों की ब्रांडिंग प्रदर्शित की गई और बाजरा आधारित खाद्य पदार्थ परोसे गए थे। देखिए अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने रोम इटली में बाजरा के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 के उद्घाटन समारोह का आयोजन भी किया था। देखिए 2023 का जो वर्ष है ठीक है इसको बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है, इसको नोट कर लीजिएगा। और इसको जो है भारत के अनुरोध पे ही पूरी दुनिया मना रही है। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन डे पे, तो सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाते हैं, बताइए। और अभी हाल ही में किस राज्य की सरकार ने फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम शुरू किया है, बताइए। और आपको बताना है कि भारत के किस शहर को भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत अर्बन 20 साइकिल की मेजबानी के लिए चुना गया, बताइए। और SSB यानी कि सशस्त्र सीमा बल का स्थापना दिवस कब मनाते हैं, बताइए। और देखिए हाल ही में इंडियन नेवी में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी की जो पनडुब्बी है इसका क्या नाम है, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन आपके के सही उत्तरों की। पहला प्रश्न आपके लिए कि गोवा मुक्ति दिवस कब मनाता है, तो देखिए इसको हम 19 दिसंबर को मनाते हैं। और देखिए फीफा विश्व कप 2022 का खिताब अर्जेंटीना ने जीता था। और फीफा दो बार हाँ देखिए फीफा विश्व कप 2022 में जो गोल्डन बॉल का अवार्ड था इसको लियोनल मेसी को दिया गया था। और देखिए जो आपका हैदराबाद है यहाँ पर नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च का उद्घाटन किया गया। और देखिए 2023 ओलंपिक आयोजन समिति के CEO के रूप में सिंडी हुक को नामित किया गया है। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।